नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 5। मैं हूं स्वाति रायना। ईपीएफओ के इन ऑपरेटिव अकाउंट्स के फंड के इस्तेमाल को लेकर श्रम और वित्त मंत्रालय के बीच ठन गई है। श्रम मंत्रालय जल्द ही वित्त मंत्रालय से इन ऑपरेटिव अकाउंट्स के फंड के इस्तेमाल को लेकर जारी किए गए नोटिफिकेशन को वापस लेने के लिए कहेगा। अगर वित्त मंत्रालय नोटिफिकेशन वापस नहीं लेता तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी सीबीटी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। इससे पहले आज ईपीएफओ के ट्रस्टीज की बैठक से कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने बॉयकॉट किया। प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि वित्त मंत्रालय ने ट्रस्टीज की मंजूरी के बगैर फैसले लिए। प्रतिनिधिमंडल के मुताबिक ट्रस्टीज से मंजूरी के बिना दावे की रकम का इस्तेमाल किया गया। हम लोग डिसीजन लेंगे, हमारा पैसा, हमारा कॉर्पस, दूसरा कोई भी मिनिस्ट्री इसमें पोकिंग नहीं कर सकता, ले नहीं सकता। दैट इंक्लूड्स फाइनेंस मिनिस्ट्री। इसका हम लोग सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियन जितने हैं, बीएमएस, एचएमएस, आईएनटीयूसी, सीआईटीयू, हम लोग सब कोई मिलकर स्ट्रांगली इसका प्रतिवाद कर रहे हैं और चेयरमैन को कह रहे हैं कि आप चूंकि चेयरमैन हैं, माननीय बंदरू दत्तात्रेय जी लेबर मिनिस्टर, आप हम लोग के बिहाफ में लिख करके फाइनेंस मिनिस्टर को बोलिए कि पीएफ वर्कर्स पैसा में आप हाथ नहीं लगा सकते। अगर लगाए तो हम लोग केंद्रीय ट्रेड यूनियन तीव्र इसका प्रतिवाद करेंगे। मेरे सहयोगी प्रकाश से इस पूरी खबर पर अपडेट लेते हैं। प्रकाश, जिस तरह श्रम और वित्त मंत्रालय के बीच में इस पूरे मामले को लेकर ठनी है, कैसे इस मामले का निपटारा किया जा सकता है और जो बैठक होगी क्या तर्क दिए जाएंगे? देखिए, काफ़ी नाटकीय आज जो घटनाक्रम हुए, काफ़ी नाटकीय घटनाक्रम हुए। बैठक तो इस बात को लेकर बुलाई गई थी कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट के ऊपर फैसला करना था, लेकिन जैसे ही बैठक शुरू हुई, उस बैठक में लेबर मिनिस्टर ने ये जानकारी दी कि फाइनेंस मिनिस्टर ने यह फैसला किया है कि जो इनऑपरेटिव अकाउंट हैं और जो अनक्लेम्ड अकाउंट हैं, उसके जो पैसे हैं, उस पैसे का इस्तेमाल जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री सीनियर सिटीजन्स के लिए एक वेलफेयर फंड बनाने के रूप में करने जा रही है और इसका फैसला ले लिया गया और इससे संबंधित नोटिफिकेशन भी इशू कर दिए गए हैं। उसके बाद हंगामा शुरू हो गया। जो सीबीटी के मेंबर्स थे, उन्होंने कहा कि पैसा ईपीएफओ का है, सीबीटी की मंजूरी से इस पे कोई भी डिसीजन होगा और कैसे सीबीटी से इसके बारे में पूछा भी नहीं गया और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस पे डिसीजन ले लिए। उसके बाद सीबीटी के मेंबर्स बैठक का बायकॉट करते हुए बाहर आ गए, वो प्रोटेस्ट पे बैठ गए और उसके बाद लेबर मिनिस्टर उनको मनाने के लिए बाहर आए और उन्होंने कहा कि इस मसले पे चूंकि सीबीटी की मंजूरी नहीं ली गई है और इस मसले को वो अब फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने उठाएंगे। अब काफ़ी मान मनोवल के बाद सीबीटी के मेंबर फिर बैठक में गए और फाइनली ये हुआ कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई फैसला भी नहीं हो पाया। अब जबकि हमें जो जानकारी मिल रही है कि लेबर मिनिस्टर जो कि सीबीटी के चेयरमैन होते हैं, वो सीबीटी की तरफ से इस मसले को फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने उठाएंगे और फाइनेंस मिनिस्ट्री से इस बात के लेकर कहा जाए कि नोटिफिकेशन वापस लिया जाए और जो फंड है ईपीएफओ के पास, जो इनऑपरेटिव अकाउंट में फंड पड़ा हुआ है, अनक्लेम्ड अकाउंट के रूप में फंड पड़ा हुआ है, उसका इस्तेमाल सीबीटी की मंजूरी से भी कहीं होगा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात इसमें यह है कि सीबीटी ये धमकी दे रहा है कि अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री इस नोटिफिकेशन को वापस नहीं लेती है तो वो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकती है। तो कहीं ना कहीं ये मामला काफ़ी गंभीर हो चुका है और ऐसा ये पहला मामला नहीं है जब सीबीटी फाइनेंस मिनिस्ट्री के किसी फैसले पर ऐतराज जता रही है। इसके पहले भी 2-3 ऐसे मामले हुए हैं जहाँ पे सीबीटी ने आरोप लगाए हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री पर कि उससे कंसेंट नहीं लिया गया, उसके साथ कोई कंसल्टेशन नहीं किया गया और आपने देखा कि अंत में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उस तरह के नोटिफिकेशन वापस भी लिए। तो अब ये मामला काफ़ी दिलचस्प हो गया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से फिर इस मसले पे लेबर मिनिस्ट्री फाइनेंस मिनिस्ट्री को अप्रोच करता है और सीबीटी का अगला रुख क्या होता है। वाकई ईपीएफओ के इनऑपरेटिव अकाउंट्स के फंड के इस्तेमाल को लेकर क्या फैसला आता है, इस पर खबर हमारी बनी रहेगी। फिलहाल इस अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया आपका प्रकाश। आज के एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। जीएसटी बिल पर सहमति बनाने के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों की एम्पावर्ड कमेटी की दिल्ली में बैठक हो रही है। बैठक में जीएसटी के तहत टैक्स रेट और छोटे व्यापारियों के ऊपर ड्यूअल कंट्रोल पर चर्चा हो रही है। राज्यों ने केंद्र और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी यानी एनआईपीएफपी द्वारा सुझाए गए रेवेन्यू न्यूट्रल रेट पर चिंता जताई है। सुब्रमण्यन पैनल ने जीएसटी रेट 18% के नीचे रखने का प्रस्ताव दिया है, जबकि एनआईपीएफपी ने जीएसटी रेट 26% के ऊपर रखने का प्रस्ताव दिया है। जून में कोलकाता में हुई एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में राज्यों ने कहा था कि कम जीएसटी रेट से उन्हें नुकसान होगा। शाम को वित्त मंत्री अरुण जेटली बैठक को संबोधित करेंगे। मेरे सहयोगी आलोक का रुख करते हैं। आलोक, बैठक में क्या कुछ चल रहा है, क्या पता चल पाया है और रेट को लेकर सहमति बनने के कितने आसार हैं? देखिए, अभी वित्त मंत्री अरुण जेटली इस बैठक में आए हैं और उनका
संबोधन यहाँ पर होने वाला है, जितने भी तमाम जो वित्त मंत्री स्टेट्स के आए हुए हैं। तो जो मुद्दा यही है कि जो ड्यूल कंट्रोल का मामला है उस पर किस तरह से सहमति बनाई जाए, और साथ ही साथ जो जीएसटी रेट का मसला है कि आखिर रेट कितना रेट होगा तो स्टेट्स को भी नुकसान नहीं होगा, प्लस जनता को भी परेशानी नहीं होगी। ये एक बीच का कोई रेवेन्यू न्यूट्रल रेट जिसके बारे में बात की जा रही है वो एक कंसेंसस पे अराइव करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर देखें तो इस पूरे मसले को सरकार एक दूसरे तरीके से भी देखना चाहती है, क्योंकि पार्लियामेंट में जीएसटी बिल लंबित है और लगातार कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि तमाम जितने भी कांग्रेस शासित राज्य हैं वो अपने आला कमान को ये संदेश दें कि जीएसटी बिल पास करना बहुत ज़रूरी है, इसमें राज्य की भलाई है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि कांग्रेस की जो एक अलग स्ट्रेटजी के तौर पर काम कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने भी इस बैठक से पहले एक अलग बैठक की है। तमाम जो वित्त मंत्री जो कांग्रेस शासित राज्यों से आए हैं उनको एक खास निर्देश दिया गया है। अब देखना ये होगा कि वो किस तरह का मैसेज इस बैठक में देते हैं। क्या वो जो पहले जिस तरह से वो समर्थन कर रहे थे जीएसटी का कि जीएसटी लागू होना चाहिए वो कर रहे हैं, या फिर उनकी तरफ से कोई नया मसला, जैसे कि कांग्रेस पार्लियामेंट में कह रही है कि जो कैप है वो होना चाहिए, उस बात को दोहराते हैं। तो कुल मिलाकर कंसेंसस बनाने की यहाँ कोशिश कर रही है। तमाम जितने भी वित्त मंत्री राज्यों से आए हुए हैं वो भी यहाँ पर हैं, वित्त मंत्री भी यहाँ पहुँच चुके हैं। वित्त मंत्री अपना भाषण देंगे और साथ ही साथ ये पूरा एक दोबारा से सरकार का रुख जो है वो बताने की कोशिश करेंगे। जी आलोक, नजर बनाए रखें, हम आपसे अपडेट आप आगे भी लेते रहेंगे इस पूरी खबर पर। बढ़ते आगे, कोल ब्लॉक की ऑनलाइन नीलामी पर सीएजी ने सवाल खड़े किए हैं। सीएजी ने पहले दौर के ऑनलाइन कोल ब्लॉक नीलामी में गड़बड़ी की आशंका जाहिर की है। सीएजी के मुताबिक मार्च 2015 में 11 कोल ब्लॉक के लिए कंपनियों ने कई बोलियां डाली। ये बोलियां कंपटीशन खत्म करने के लिए डाली गई थी। जिन कंपनियों ने कई बोलियां लगाई उनमें वेदांता ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप और जेएसपीएल शामिल हैं। सीएजी को अंदेशा है कि इस नीलामी में जमकर कार्टेलाइजेशन हुआ। सीएजी ने यह रिपोर्ट संसद में पेश की है। 2015 में सरकार ने कुल 34 कोल ब्लॉक की ऑनलाइन नीलामी की थी। कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में सीबीआई ने राठी स्टील एंड पावर लिमिटेड और उसके 3 प्रमोटर्स को दोषी करार दिया है। इन लोगों पर कोल ब्लॉक पाने के लिए सरकार को गलत जानकारी देने का आरोप है। कोर्ट के फैसले के बाद कंपनी के 3 प्रमोटर्स को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई की विशेष अदालत कल दोपहर 2:15 बजे दोषियों के खिलाफ सजा का ऐलान करेगी। आज कोर्ट ने राठी स्टील एंड पावर लिमिटेड और उसके 3 प्रमोटर्स प्रदीप राठी, उदित राठी और कुशाल अग्रवाल को दोषी ठहराया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। प्रदीप राठी कंपनी के एमडी हैं, उदित राठी सीईओ हैं, जबकि कुशाल अग्रवाल कंपनी के एजीएम हैं। कोर्ट ने आरएसपीएल और उसके तीनों प्रमोटर्स को धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का दोषी पाया है। राठी स्टील एंड पावर लिमिटेड और उसके प्रमोटर्स आपराधिक साजिश की धारा 120 के तहत दोषी करार दिए गए। सभी दोषियों पर धोखाधड़ी की धारा 420 के तहत भी आरोप साबित हुए हैं। दोषी लोगों ने जमीन के कब्जे के संबंध में कोयला मंत्रालय के साथ धोखाधड़ी की। केसला नॉर्थ कोल ब्लॉक को अपने पक्ष में आवंटित करने के लिए दोषियों ने मंत्रालय को गलत जानकारी दी। जी बिजनेस संवाददाता असीम मनचंदा ने जायजा लिया राठी पावर एंड स्टील लिमिटेड के दिल्ली स्थित हेडक्वार्टर का, जो कि लंबे समय से बंद है। राठी स्टील एंड पावर लिमिटेड कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली के सरिता विहार में है। हम यह कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के बाहर पहुंचे हैं। यह कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस पिछले काफ़ी लंबे समय से बंद है। पिछले साल सीबीआई ने इन कंपनी के खिलाफ मुकदमा जो है दर्ज किया था। इसमें इसके 3 वरिष्ठ अधिकारियों को जो है वो आरोपी बनाया गया था। सीबीआई का आरोप था कि जो केसला नॉर्थ ब्लॉक है झारखंड के अंदर, उसके आवंटन के अंदर धांधली जो है वो बरती गई थी। कंपनी ने मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो फैक्ट जो है वो किया था। कंपनी को 250 एकड़ लैंड का अधिग्रहण जो है वो करना था, लेकिन कंपनी ने लैंड का अधिग्रहण जो है वो नहीं किया था। और उसके बावजूद स्क्रीनिंग कमेटी से ये धोखाधड़ी कर करके कंपनी ने जो है वो कोल ब्लॉक जो है उसको लिया था। तो उसके खिलाफ सीबीआई ने अपनी चार्जशीट फाइल की। उसके बाद अदालत ने दोनों पक्षों को सुना और आज कंपनी ने जो है अदालत ने सीबीआई की विशेष अदालत ने इसको दोषी जो है अधिकारियों को करार दिया है। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ असीम मनचंदा, जी मीडिया, दिल्ली। ई कॉमर्स में बड़ी डील का ऐलान हुआ है। कई दिनों की जद्दोजहद के बाद फ्लिपकार्ट के ऑनलाइन फैशन रिटेलर सब्सिडरी मिंत्रा ने अपनी कॉम्पिटिटर जेबोंग को $7 करोड़ यानी करीब 470 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। दोनों ई कॉमर्स कंपनियों के बीच डील साइन हो चुकी है। इस डील के बाद मिंत्रा देश की सबसे बड़ी ऑनलाइन फैशन रिटेलर बन जाएगी। जेबोंग को खरीदने के लिए फ्यूचर ग्रुप, स्नैपडील, आदित्य बिरला के एबॉफ समेत कई कंपनियों की बातचीत चल रही थी, लेकिन आखिरकार ये डील मिंत्रा के साथ हुई है। माना जा रहा है कि बिक्री में लगातार गिरावट की वजह से जेबोंग का अधिग्रहण किया गया है। पिछले 1 साल में जेबोंग को काफी घाटा झेलना पड़ा है। साथ ही इसके मैनेजमेंट में भी लगातार बदलाव होते रहे हैं।
अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दरअसल इकोनॉमी में रफ्तार आने के साथ अमीरों की संख्या काफी बढ़ी है, लेकिन अमीर बनने की औसत उम्र घट रही है। कोटक महिंद्रा बैंक की वेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक बीते कारोबारी साल में अमीरों की संख्या में 7% बढ़ोतरी हुई है, जिसमें से आधे की उम्र 40 साल से कम है। इकोनॉमी की बेहतर तस्वीर उभरने के साथ ही देश में 25 करोड़ से ज्यादा हैसियत वाले अमीरों की संख्या भी बढ़ रही है। कोटक वेल्थ की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बीते कारोबारी साल में अमीरों की संख्या में 7% की बढ़ोतरी रही। 2015-16 में 25 करोड़ से ज्यादा संपत्ति वालों की संख्या बढ़कर करीब 1.5 लाख पहुंच गई। 2014-15 में यह आंकड़ा 1,37,000 के आसपास था, जबकि 2013-14 में 1,17,000, 2012-13 में 1 लाख से थोड़ा ज्यादा, 2011-12 में 81,000 और 2010-11 में ये संख्या 62,000 थी। संख्या बढ़ने के साथ नेटवर्थ में भी बढ़ोतरी दिखी। अनुमान है कि 2020-21 तक ऐसे अमीरों की संख्या करीब 3 लाख तक पहुंच जाएगी। इनकी संपत्ति भी बढ़कर 3.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास होगी। स्टार्टअप्स की कामयाबी से संख्या बढ़ने के साथ साथ कम उम्र के अमीर बनने का ट्रेंड दिखाई दे रहा है। अल्ट्रा NHIs पर जारी कोटक वेल्थ की रिपोर्ट में ऐसे अमीरों के शौक और निवेश के ट्रेंड का भी ब्यौरा है। निवेश की बात की जाए तो ऐसे अमीरों ने सबसे ज्यादा 39% हिस्सा इक्विटी में लगाया, जबकि रियल एस्टेट में 26%, डेट में 22% और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में 11% रकम निवेश की। शौक के लिए खर्चों की बात करें तो ज्वेलरी, कपड़े, हॉलिडे इलेक्ट्रॉनिक सामान को तरजीह दी गई। इन चीजों पर 13 से 17% तक खर्च किया गया। घर की एक्सेसरीज, इवेंट्स, लग्जरी घड़ियों, विंटेज स्पिरिट्स, आर्ट और पेंटिंग के अलावा ऑटो भी शौक की चीजों में बने हुए हैं। इन पर कुल आमदनी का 4 से 11% तक खर्च किया गया। कोटक वेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा 55% अल्ट्रा NHIs 4 महानगरों में से हैं, लेकिन मिनी मेट्रो और नॉन मेट्रो शहरों की हिस्सेदारी भी तेजी से बढ़ रही है। मुंबई से अनुराग शाह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात करते हैं शेयर मार्केट की। कमजोर विदेशी संकेतों के चलते भारतीय बाजार की सुस्त शुरुआत हुई। कारोबारी सत्र के आखिरी घंटे में आई बिकवाली के चलते निफ्टी 8,600 के स्तर के नीचे फिसल गया और कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 119 अंक और निफ्टी 45 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। कुछ सेक्टर्स में रियल्टी, ऑटो, हेल्थ केयर कंपनियों के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट दिखी। आईटी इंडेक्स को छोड़कर बीएसई के सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। एफटीआईएल के खाते जब्त होने के बाद कंपनी में कर्मचारियों की सैलरी को लेकर भारी असमंजस है। एफटीआईएल और 63 मून्स के कर्मचारियों ने इसी मुद्दे को लेकर आज मुंबई पुलिस कमिश्नर के सामने गुहार लगाई। कर्मचारियों ने मांग की है कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग यानी EOW के अटैचमेंट से सैलरी अकाउंट को अलग रखा जाए। साथ ही ऐसा कोई कदम न उठाया जाए जिससे कंपनी के रोजाना के कामकाज में मुश्किलें आए और उनकी नौकरियों पर खतरा पैदा हो। दरअसल कंपनी के अकाउंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट में इसको लेकर भारी असमंजस है कि किन किन खातों को जब्त किया गया है और किन खातों को EOW ने जब्त नहीं किया है। कर्मचारियों के साथ कंपनी के HR डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने भी मुंबई पुलिस के सामने इसकी पैरवी की। एफटीआईएल में करीब 1000 से ज्यादा कर्मचारी है। पिछले मंगलवार को EOW ने कंपनी के करीब 7,000 करोड़ रुपए की 800 से ज्यादा संपत्तियों को जब्त किया। Amazon ने भारत में अपनी प्रीमियम सर्विस प्राइम शुरू की है। फ्लिपकार्ट और स्नैपडील से आगे रहने के लिए Amazon प्राइम के सब्सक्राइबर्स को फ्री 1 डे और 2 डे डिलीवरी का ऑफर देगी। यह सर्विस 100 से ज्यादा शहरों में दी जाएगी। इसके अलावा प्राइम के सब्सक्राइबर्स को Amazon के एक्सक्लूसिव ऑफर्स पहले मिलेंगे। Amazon ने देश में लॉयल कस्टमर्स बनाने के लिए प्राइम सर्विस की शुरुआत की है। भविष्य में Amazon प्राइम Amazon प्राइम वीडियो सर्विस भी लॉन्च करेगी, जिसके तहत ओरिजिनल टीवी सीरीज और मूवीज बेची जाएंगी। Amazon ने प्राइम के ग्लोबल लॉन्च के 3 साल बाद इसे भारत में शुरू किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस में Amazon प्राइम के 6 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं। Amazon प्राइम 60 दिन तक फ्री ट्रायल के लिए मिलेगा। शुरुआत में प्राइम सर्विस के लिए सालाना 499 रुपए देने होंगे। प्राइम के सदस्य 50 रुपए प्रति ऑर्डर देकर सेम डे डिलीवरी ले सकते हैं और इन प्रोडक्ट की डिलीवरी के लिए फिलहाल 150 रुपए लगते हैं।